फाइनेंशियल फ्रीडम यानी जिंदगी में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाना जहां अगले 10 से 15 सालों के लिए आपको पैसे की कोई टेंशन ना हो। बेशक इस मुकाम पर हर इंसान पहुंचना चाहता है और आज इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं जिससे आप सिर्फ महीने के 4,000 रुपए इन्वेस्ट और सेव कर अपने अर्ली 30s में लाखों की इनकम जनरेट कर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं शिशिर सिन्हा सर, जो कि एक बिजनेस जर्नलिस्ट हैं और पिछले 25 सालों से आज तक सीएनबीसी और द हिंदू जैसे कई बड़े नामों के लिए इंडियन इकोनॉमिक्स और बिजनेस कवर करते आए हैं और अपने बेहतरीन एक्सपीरियंस से ये आज आपके लिए ये स्ट्रेटजीज लेकर आए हैं जिसमें इन्होंने इन डिटेल बताया है कि इन्वेस्ट किया जाए तो कितना, कहां और कैसे किया जाए। इसके साथ साथ हमने क्रिप्टो करेंसी और कई स्टॉक मार्केट टिप्स पर भी बात की है। तो गाइस बस एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। तो गाइस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुनना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। वी होप यू गाइस एंजॉय द पॉडकास्ट। So first of all, thank you so much, Shishir sir, for joining in today. थैंक यू। आप आ जाए सर, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सर एक ऐसा टॉपिक है ना जो मतलब कि हर इंसान के दिमाग में लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे जरूर सर घूमता है। अगर हम बात करें सर आज इस पॉडकास्ट से जो मेरा गोल है ना, वो गोल ये है कि जो भी इंसान ये पॉडकास्ट देखे वो फाइनेंशियली एजुकेट होके जाए। यहाँ से एक एवरेज 18 से लेके 25 साल का जो इंसान है इंडिया में, जितना भी एवरेज यंगस्टर है, तो सर उसको एक तो चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो अभी फर्स्ट इनिशियल जॉब में आया हो, वो आराम से 20 से 25 हजार अपना कमा रहा है। ठीक है, अगर स्टूडेंट है तो वो थोड़ा पॉकेट मनी ले रहा है, पर सर एंड में सब खर्चे वगैरह मिला के, क्योंकि यंग ब्लड है तो सर खर्चे वगैरह मिला के हर किसी के पास 4 से 5 हजार रुपए बचता है सर। तो मैं सर यही इसी से शुरू करना चाहता हूँ कि सर अगर कोई ऐसी सिचुएशन में ही है जहां वो 4 से 5 हजार ही सेव कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ही वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं सर? शुरुआती नौकरी में हमें लगता है कि हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, उन खर्चों के हिसाब से हमारे पास पैसे बचते नहीं है और जाहिर सी बात है कि जब अपने जेब में पैसे आते हैं तो हमें लगता है सारी दुनिया खरीद लें, वो संभव ही नहीं होता है। तो अब वो जो पैसे हैं आपके पास में, आप एक एसआईपी शुरू कर लीजिए, घर में एक छोटा सा डब्बा रख लीजिए, उसमें हर रोज 100 रुपए ले आकर के रख दीजिए, 500 रुपए ले आकर के 2 दिन में रख दीजिए। आप जोड़िए आपके सप्ताह में कितने पैसे बनते हैं, महीने में कितने पैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि महीने में 4 बार हमने पिज्जा मंगवाया, आप तय कर लीजिए कि हम 3 ही बार पिज्जा मंगवाएंगे और 1 बार का पिज्जा का पैसा उस डब्बे में डालेंगे। यहां से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू होती है। कोई जरूरत नहीं है कि आप बड़ी रकम के बारे में सोचे, छोटी छोटी रकम, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही कहानी है जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी, जिसको हम कहते हैं ना स्ट्रैटेजी होती है कि हम छोटे छोटे से शुरू करें। आप एक शेयर खरीदिए, बाजार में आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, आपको 100 शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप 5 कंपनी का एक एक शेयर खरीद लीजिए, देखिए कि आप किस तरीके से उसको 1 का 2 कर सकते हैं, 2 का 5 कर सकते हैं, 5 का 10 कर सकते हैं, 10 का 20 कर सकते हैं। तो शुरुआत छोटे से करें और बड़े के लिए सोचें। ये आपकी अगर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है तो आप सक्सेसफुल होंगे। और ये भी तय कर लीजिए कि आपका गोल क्या है, 10-20 साल में आपको क्या करना है, 22 साल में क्या करना है, 25 साल में क्या करना है, 30 साल में क्या करने हैं। 2-2 साल का गोल बना करके चलिए और उस हिसाब से छोटी छोटी रकम आप डालते रहिए। देखिए कि आप 30 या 32 साल तक आते आते कितनी बड़ी रकम आपके पास आ जाए। यही तो सर प्रॉब्लम है ना एक्चुअली, जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी रकम जमा करनी शुरू करें, यही तो प्रॉब्लम है सर। आज की यूथ को ना सब कुछ जल्दी चाहिए, फास्ट चाहिए सर, सब कुछ मतलब कि ऐसे कि रुकने का नाम लेते, ये नहीं जानती है बड़े बड़े मिलीनियर्स और बिलीनियर्स को देखते हैं, इंस्पायर होते हैं कि यार वो इतनी जल्दी जैसे कि हम बात करें तो मार्क जकरबर्ग, इतनी जल्दी वो बिलियनर बन गए, ये बन गए, हर लोग उसको देखते हैं, पर ये नहीं देखते कि वहां दूसरी ओर वॉरेन बफे भी हैं जो कम से कम 50 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद जाके वो बिलियनर बने। तो ये एक स्मार्ट प्ले होना चाहिए और ये स्मार्ट प्ले का गुण हमेशा से मेरे ख्याल से शुरू से होना चाहिए एक इंसान में। तो सर हमने ये बात तो करी सर, इसमें एक बहुत बड़ा वो आ जाता है, होता है कि डिसिप्लिन, कि अगर जैसे मैंने ये बेसिकली ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, और ये प्रॉब्लम मतलब कि अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में यूथ के आसपास की बात करूंगा तो ये प्रॉब्लम है कि अगर पैसे आसपास या अपने आसपास कहीं जोड़े हुए हो ना,
तो फिर सर ऐसे होता है कि वो खर्च हो जाते हैं। तो सर इसीलिए सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इन्वेस्ट भी करा जाए पैसे को, जैसे कि अगर इन्वेस्ट करा तो वहां से इंसान को होता है कि वो जल्दी नहीं निकालता। अगर कैश इन हैंड घर पे पड़ा है ऐसे कहीं पे जुड़ा हुआ तो वो इंसान खर्च लेता है। तो सर अगर इन्वेस्ट भी करा जाए तो किस बाइफरकेशन से इन्वेस्ट किया जाए, मतलब कि कितना इंसान को एक इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना शेयर में या फिर कितना म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, और कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं और आप मान लीजिए कि 20 से 25 साल के एज ब्रैकेट में आप आते हैं, तो इसमें यस। आप 50 रुपए जो हैं वो आप शेयर बाजार में लगा सकते हैं। क्योंकि आप जिस एज ब्रैकेट में है वहां पर आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है, रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है, और आप वहां पर थोड़े समय का इंतजार कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि निवेश के मामले में आपके अंदर केवल पैसे निवेश करने की बात नहीं होनी चाहिए, धैर्य को भी निवेश करना चाहिए, पेशेंस को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और तब जाकर यस। के वो रिटर्न मिलता है। तो आपने अगर 50% मान लीजिए स्टॉक मार्केट में डाल दिया, और वो वहां पर भी आपको जो है ये नहीं देखना है कि बहुत सारे स्पेकुलेटिव शेयर्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि पेनी स्टॉक्स है, जो कि आपको एक दिन में दुगना तो कर देंगे, लेकिन उसमें आपके डूबने का भी खतरा ज्यादा होता है। तो रिस्क भी उठाना है तो इतना रिस्क नहीं उठाना है कि आपके सर के ऊपर से पानी निकल जाए, फिर आप परेशानी में फंस जाएंगे। तो वहां पर आपको चुनना है 2 अच्छी क्वालिटी का, 3 अच्छी क्वालिटी का शेयर। बाकी जो बचा 50 रुपए, इसमें से आप 20 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए रखिए। 20 रुपया, 25 रुपया आपको इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं 25 रुपए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक मेरे पास फिर से पैसे आ जाएंगे। अब बचा आपके पास 25 रुपए। ये 25 रुपए आप जो है, आपके पास 2 रास्ता होना चाहिए। इसमें से कुछ आजकल एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आप इस 25 रुपए का 50% यानी कि आधा, 12.5 रुपया जो है आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में लगा दीजिए। और आपको जान करके हैरानी होगी कि आप 1 ग्राम का भी सोना खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसकी कीमत 4,300 रुपए है प्रति ग्राम का, तो आप 4,300 रुपए ही निवेश कर सकते हैं। आपको 43,000 रुपए निवेश करने की जरूरत नहीं। जैसे आप मार्केट में गोल्ड खरीदने जाते हैं, सोबरिन सोबरिन गोल्ड बॉन्ड जो है ये डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है। ये क्या करता है कि सरकार ने आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि आप सोना खरीदना चाहते हैं, मत खरीदिए, फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीदिए। और उस अरे वाह। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड का फायदा क्या होता है कि जो सोने की प्राइस में जो भी चेंजेस होंगे उसका फायदा आपको यहां पर मिलेगा। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना होगा। इसीलिए मैंने कहा था धैर्य निवेश करना है। लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि 5 साल के बाद आप निकाल सकते हैं, और इसमें मैच्योरिटी होती है 8 साल की। इस 8 साल तक आपको हर साल 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा, और उस 8 साल के बाद उस समय जो मार्केट में गोल्ड का प्राइस होगा उतना प्राइस आपको रिटर्न हो जाएगा। तो आप सोचिए कि आपको दोनों फायदा हुआ। एक तरह से ये गोल्ड का शेयर बनाया हुआ, मतलब गोल्ड का आप कह लीजिए, गोल्ड का शेयर आप कह सकते हैं। और इसका दूसरा बेनिफिट क्या हो जाता है कि जब 8 साल के बाद आप पैसा निकालेंगे तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। तो ये टैक्स फ्री इनकम है। तो आप 50 जो आपने बचाया उसमें से 25 रुपए आपने इमरजेंसी के लिए रख दिया, बाकी जो 25 है उसमें से 12.5 यानी कि 50% जो है आपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में ले लिया। और ये हर दूसरे महीने तीसरे महीने आता रहता है। तो आप उसमें आप हर दूसरे तीसरे महीने में 1 ग्राम आप ले लीजिए, 4,000, 4,500, 5,000 रुपए का, और वो आप उसको एक्यूमुलेट करते जाइए, जमा करते जाइए। अब बचा आपके पास 12.5 रुपया। ये 12.5 रुपया आप कहां लगा सकते हैं? इसको आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, या फिर बैंक में एक आरडी खोल सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट जिसको हम लोग कहते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट का फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए कि शेयर बाजार में जो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, अगर ऐसी कोई आशंका बनती है, तो उसके लिए एक हेजिंग हमारे लिए प्रोवाइड हो जाता है। ये जो हमने 12.5 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट किया, तो ये अगर 100 रुपए को आपका एज ब्रैकेट मैंने जैसा कहा 20 से 25 साल का है, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। मैं अगर 25 के ऊपर जाते हैं तो फिर आप इक्विटी से एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लीजिए।
50 से घटा करके उसको 30 पे ले आइए। बाकी जो यहां पर 20 है, इसको आप म्यूचुअल फंड में जाइए। बाकी जो बचा आपका, उसमें से 50% गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, और 50% आप रेकरिंग डिपॉजिट में कर दीजिए। वहां पर आपके पास एक और कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के बजाय वो पैसा जो है आप पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डाल सकते हैं, जो कि बहुत यस सेफ यस। होता है। तो हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जब इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम करें। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे तो उसके लिए हेजिंग का भी इंतजाम करें। ये अगर आपकी प्लानिंग चलती है तो शुरू शुरू में आपको लगेगा करीब पोस्ट ऑफिस में 5 साल, गोल्ड बॉन्ड में 8 साल, लेकिन ये 5 साल 8 साल आपके लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप 35 में पहुंचते हैं, वहां पर एक मुश्त आपके पास एक अच्छी रकम हो सकती है। तो ये एक स्ट्रैटेजी अगर आप लेकर के चलें तो मुझे लगता है कि शायद आपके पैसे को सुरक्षा भी मिलेगा और आपके पैसे में कमाई भी अच्छी हो सकती है। आपने सर अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने इमरजेंसी फंड के बारे में बात की, तो मैं जो हमारी ऑडियंस है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी फंड का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इमरजेंसी फंड साइड पे रखा है तो आपको अगर कोई ट्रिप जाना है तो आपने उसमें निकाल लिए हो। इमरजेंसी फंड उस चीज के लिए है, जैसे अगर हम देखें अभी, लाइक अभी सिचुएशन कोविड की आई, अगर आपकी जॉब भी छूट जाए तो इमरजेंसी फंड आप तब यूज कीजिए जब आपको पता है कि आगे आपके लिए अब चारा नहीं है, अब आपके पास इनकम आगे नहीं बन पा रही है, तब आप इमरजेंसी फंड को तभी यूज कीजिए, या फिर किसी मेडिकल उनमें भी यूज कर सकते हैं। तो सर अगर सर आपने भी बात करी, हमने अभी बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करी, सर क्रिप्टो करेंसी को सर आप कहां देखते हैं सर इसमें? मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी जितना आपको ललचाता है, आप उतना ही दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की प्रिपोजिशन है। अभी के किस जो हमारे लोग सुन रहे हैं, जो यूथ सुन रहे होंगे, शायद उनको यस। बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं उनके फायदे की बात ही कर रहा हूं कि जो एक ऐसी चीज जिसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, देखिए वो लीगल नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि वो यस। लीगल नहीं है। तो आप कहेंगे कि क्या ये इलीगल है? नहीं, इलीगल है, लेकिन वो लीगल नहीं है, पहली चीज ये। दूसरी बात ये, उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तीसरी बात ये कि अगर उसमें पैसा किसी तरीके से, मान लीजिए कि अभी जैसे एक दो लोगों ने मुझसे शिकायत करी थी, मुझे मेल आया था कि किसी एक कंपनी ने ऑफर किया और फिर वो कंपनी बंद होकर के भाग गई। आप कहां जाएंगे? आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे शेयर बाजार में गड़बड़ी होने पे आप सेबी में जाते हैं। अगर आपके पास बैंक में कुछ शिकायत हो तो आप रिजर्व बैंक और बैंकिंग ऑम्बड्समैन को पकड़ते हैं। लेकिन क्रिप्टो यस। करेंसी में कोई शिकायत होगी, कोई परेशानी होगी, तो आप कहां जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। तो यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे रिस्क बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एरिया अभी डिफाइंड नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो मेरी राय में क्रिप्टो करेंसी से जितना दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो हम सेफ एंड सिक्योर्ड मोड की बात करेंगे, ना कि हम अनसिक्योर्ड मोड की बात करेंगे। सर हम अभी क्रिप्टो करेंसी और इस पे करे थे सर। क्रिप्टो करेंसी पे ना सर एक चीज मुझे बहुत मैंने जितना रीड करा, ये चीज बहुत आ रही है कि जैसे अब मेटावर्स का जमाना आने वाला है, तो मेटावर्स आ रहा है, इंटरनेट पीछे बंद हो जाएगा, तो कह रहे हैं उसमें क्रिप्टो करेंसी की रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तब जो ये डिजिटल हमारे कॉइन्स है और डिजिटल जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सर कई जगह से सर ये चीजें आ रही हैं, तो सर इस चीज को कैसे सर मतलब नजरअंदाज किया जाए, मतलब कैसे एक इंसान इस चीज पे कर सकता है? देखिए, अभी आपने क्या करना है, हमने सुरक्षा की बात की ना, हमें हम्म। सुरक्षा के लिए उस जगह पे जाना है जहां पर कुछ स्पष्ट दिख रहा हो, कुछ क्लैरिटी दिख रही हो। क्रिप्टो को लेकर के हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसमें किस तरह का रेगुलेशन आएगा, इसमें क्या सभी बैन हो जाएंगे या कुछ अलाउ किया जाएगा, इसका रेगुलेशन किस तरीके से होगा, हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हम क्यों एक ऐसे असेट की तरफ जाए जहां पर कुछ भी साफ नहीं है, बल्कि उसके जगह पे हम उन असेट की तरफ जाए जहां पे क्लैरिटी है, सेफ्टी है, रेगुलेशन है, और कहीं ना कहीं से आपको अपनी शिकायत दूर करने का एक प्लेटफॉर्म भी है। हम उन जगहों पर ज्यादा बेहतर होगा जाना, बजाय इस चीज के कि हम वहां पर जाए जहां पर बिल्कुल ही अंधेरा हो। देखिए, एक बात हम बार बार कहते हैं, पैसा आपका अपना है, लेकिन पैसा आपका अपना है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उसको यूं ही कहीं ना कहीं लगा देंगे।
बहुत सोच बिल्कुल। समझ करके लगाना होगा। इसीलिए मेरी राय ये है कि ये जो डिजिटल मैकेनिज्म है, अभी बहुत ही उसमें जिसे कहें कि बहुत ज्यादा उसमें डार्कनेस है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये वक्त है उससे दूर रहने का। और सर हम अभी बात जैसे कर रहे थे, आपने शेयर मार्केट के बारे में भी कहा, तो अगर हम शेयर मार्केट भी पकड़ें तो सर एक जैसे एवरेज, अब हमने बात करी 20 से 25 साल का एक नौजवान है या फिर कोई भी है 20 से 25 साल की उम्र में है, तो सर उनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए शेयर मार्केट में, या मोस्टली फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में? मेरी राय है कि उनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। मीडियम टर्म जो 3 से 5 साल का है, और जो लॉन्ग टर्म है 5 साल से ज्यादा का है। ज्यादातर उनको इन्वेस्टमेंट 5 साल से ज्यादा के लिए करना चाहिए, क्योंकि देखिए शेयर बाजार जो है, जितना एक कहते हैं ना कि ये बिल्कुल एक वाइन की बोतल की तरह है, जितनी पुरानी होती जाती है उतना ही ज्यादा उसमें नशा बढ़ता है। तो शेयर बाजार में आप जितने लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, उतना समय के लिए फायदा होगा। और सवाल यह है कि 20 से 25 साल में पैसा लगाने के बाद आपको अचानक पैसे की क्यों जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत आपको 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद लग पड़ेगी, जब आप एक अलग उम्र के मुकाम पर पहुंचेंगे, जहां पर आपकी आवश्यकताएं अलग होंगी, नीड्स अलग होंगी, रिक्वायरमेंट अलग होगी, फैमिली हो जाएगा, तब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएंगी। तो वहां पर आप एक होराइजन लेकर के चले, जो होराइजन 5 साल, 7 साल, 10 साल का हो, और वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और दूसरी चीज ये है कि वहां पर आप उन जिसको कहते हैं ना कि जो हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं, ऐसे कुछ चुने। हमें वहां पर जो ये छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, जिनको हम लोग स्मॉल कैप में भी पेनी स्टॉक्स जिसको कहते हैं, जो काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन उससे हमको दूर रहना है। तो हमको अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चुनने हैं, और उन स्टॉक्स में हमको एक टाइम होराइजन 5 से 7 साल, 10 साल का लेके चलना है। और एक चीज यहां पर यह भी स्पष्ट करना है कि जो पैसा आपके पास आएगा, उस पैसे के लिए आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। जैसे हमने कहा कि 32 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में मुझे घर चाहिए। अब 35 साल की उम्र में आपको घर के लिए एक अच्छी खासी रकम की जरूरत होगी। ये संभव नहीं है कि आप बिल्कुल उस समय में एक मुश्त रकम ले आए। तो वहां पर अगर आपने 20 से 25 साल में हर साल आपने मान लीजिए कि लाख लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो हो सकता है कि 35 साल की उम्र तक, 32-35 साल की उम्र तक आते आते वो आपके पास एक सीड कैपिटल जिसको कहते हैं ना, घर खरीदने के लिए जो सीड कैपिटल है, उसका एक हिस्सा आपके लिए इंतजाम कर सकता है। पूरा ना भी करे, लेकिन एक हिस्से का इंतजाम जो है वो उसका हो सकता है। तो आपको गोल सेट करना है, लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के चलना है, और पेशेंस दिखाना है। स्टॉक मार्केट में हो सकता है आज आपने लगाया, 2 महीने में उसमें गिरावट आएगी, हो सकता है आपके अंदर डर बैठ जाए कि मेरा पैसा डूबने वाला है। यह भी हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए या आपके पैसे के ऊपर परेशानी हो। लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो होते हैं, वो आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद फायदा देते हैं। यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस के साथ रहना होगा, तब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इवन सर मैंने ये चीज कहीं पे पढ़ी थी, वर्ल्ड के बहुत ही मशहूर म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं पीटर रिंग, वो काफी इन्वेस्टमेंट पे बुक्स भी लिखते रहते हैं। तो सर उन्होंने एक चीज कही थी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो आप उन शेयर्स में कीजिए, उन कंपनीज या उन शेयर्स में कीजिए जिन कंपनीज पे आप खुद ट्रस्ट करते हैं, जिनको आप रेगुलरली यूज करते हैं डेली बेसिस में, और आप उनको ट्रस्ट करते हैं। और जब आपने उनपे वो इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आप उसके वोलेटिलिटी से डरिए मत, उसके उतार चढ़ाव से डरिए मत, उसको लगा रहने दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में ट्रस्ट करते हैं और उसको रेगुलरली यूज करते हैं, तो मतलब कि ऐसा ही ट्रस्ट काफी कस्टमर्स का भी बना होगा। तो ये एक वो जो शेयर्स के लिए एक एडवाइस थी, ये मैं देना चाह रहा था अपनी ऑडियंस को। सर हमने अभी काफी सारी चीजों के बारे में बात करी, इसमें एक चीज सर मेरे हिसाब से रह गई, वो थी इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस के बारे में सर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर होम इंश्योरेंस? देखिए, इस समय सबसे पहली जरूरत हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की है। और एक अच्छी बात क्या होती है कि जब आप कम उम्र में इंटर करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो आपके लिए प्रीमियम की दर भी कम होती है। और भगवान न करे आपको कभी जरूरत पड़े, ना जरूरत पड़े, तो आपके लिए वो एक्यूमुलेट होता जाता है। तो असल जो परेशानी इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में खास तौर पे जब 50 की उम्र पार करते उनके लिए होता है, क्योंकि उनके लिए प्रीमियम हाई हो जाता है। लेकिन अगर हम 22 साल, 25 साल की उम्र से इंटर करते हैं, तो हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक लंबे समय के लिए हमारे लिए एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ध्यान रखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है,
ये आपका एक प्रोटेक्शन है, ये सुरक्षा है। और ये सुरक्षा आपको खासतौर पे वक्त बेवक्त, जैसे महामारी आई, किसी ने सोचा था आज से 2 साल पहले कि हम इस दौर में पहुंचेंगे जहां नहीं पर सर। हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च अलग, तमाम चीजों के खर्च अलग। तो कल किस तरह का सेहत रहे, किस तरह की सेहत होगी, स्वास्थ्य पर क्या जरूरत पड़ेगी, ये हमको नहीं पता है। तो हम इसको अभी से एक प्रोटेक्शन के तौर पर देखें और ध्यान रखें कि ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे हमने 100 रुपया प्रीमियम दे दिया, फायदा तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि हम साल भर बीमार नहीं पड़े। अरे भाई साहब, हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए? बिल्कुल नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस आप Yes, खरीद रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। वो सुरक्षा पे आप पैसा लगा रहे हैं जो आपको लंबे समय के लिए देगा। तो बहुत जरूरी है कि आप कम से कम उम्र में, जल्दी से जल्दी उम्र में जो है आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। जहां तक सवाल है लाइफ इंश्योरेंस का, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। शुरू में आप जो पॉलिसी ले उसको आप 2 हिस्सों में बांट लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपए है जहां पर आप इंश्योरेंस पे खर्च कर सकते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस में 2 तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज आती है। एक जिसको हम लोग कहते हैं रिटर्न विदाउट प्रीमियम है और एक रिटर्न विद प्रीमियम है। तो उसमें से आप 5 रुपए या 10 रुपए जो है वो रिटर्न विदाउट प्रीमियम में लगाइए और बाकी जो 40 रुपए है वो रिटर्न विद प्रीमियम में लगाइए। तो क्या होगा कि 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद एक अच्छी खासी रकम आपके हाथ में आएगी। तो मान लीजिए कि 20 साल में या 22 साल की उम्र में आपने ऐसी कोई पॉलिसी ली, तो 15 साल के बाद आपके पास एक मुश्त एक अच्छी खासी रकम आ सकती है। तो ये आपकी अगर प्लानिंग इंश्योरेंस में हो तो मुझे लगता है काफी बेहतर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से सर आपने ये चीज समझाई और जरूरी भी है सर। हेल्थ इंश्योरेंस तो मैं जरूर मानता हूं कि बहुत जरूरी है सर। जब मैं ये डिस्कस कर रहा था ना कि मैं आज आपके साथ पॉडकास्ट करने वाला हूं, तो मेरे जो दोस्त, मतलब कि मेरा फ्रेंड सर्कल था, इसमें सब में से सर ये क्वेश्चन बहुत आया और ये क्वेश्चन मेरे को उन्होंने कहा है पुट इन करने के लिए। वैसे तो मैंने एक एडवाइस दे दी, बट वो सभी ये पूछ रहे थे क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे तो सर आपने स्पष्ट कर दिया। वो पूछ रहे थे कि सर स्टॉक मार्केट पे स्टॉक्स को पहचानने के लिए, अच्छे स्टॉक्स को पहचानने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर कुछ टिप्स और एडवाइसेस सर अगर आप बताना चाहेंगे तो। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कुंवर कि आपने जो एक उदाहरण लिया था कि जिस कंपनी पे आप ट्रस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, तो हम 3-4 ऐसे कंपनीज को चुनते हैं जो बाजार में बिल्कुल अनुभवी हो, मेच्योर्ड हो। देखिए मेच्योरिटी जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो बाजार में मेच्योर हो चुके हैं। अब वो चाहे सेंसेक्स से जुड़े हो सकते हैं, वो हो सकता है मिड कैप में भी हो, Yes. कुछ एक ऐसे सेक्टर से हो सकते हैं जिनको हम लोग डिफेंसिव स्टॉक कहते हैं, जैसे हम लोग दवा की कंपनियां कहते हैं। दवा की कंपनियों के शेयर ऐसे होते हैं जो किसी भी समय में चलते हैं, क्योंकि आपको कभी ना कभी दवा की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से एफएमसीजी के कुछ स्टॉक्स होते हैं, तेल साबुन बनाने वाली कंपनियों के जो स्टॉक्स होते हैं, ये भी ऑल टाइम हिट होते हैं। तो इस तरह के हम शेयर्स चुनते हैं जिनका हम कहते हैं जिसको सदाबहार शेयर, ऑल टाइम, ऑल वेदर प्रूफ जिसको हम लोग कहते हैं। ये ऑल वेदर प्रूफ जो स्टॉक्स है, हमको इनके ऊपर 2 या 3 हमको ध्यान में रखना है कि वो 2-3 हमको पिकअप करने हैं। वो 2-3 पिकअप कैसे करेंगे? हम उनका एनुअल रिजल्ट देखते हैं, साल दर साल, 5 साल, 7 साल का रिजल्ट देखते हैं। वो देखते हैं लगातार प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट में एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं चाहिए। याद रखिए कि हमें उस कंपनी को नहीं चुनना है जो एबनॉर्मल ग्रोथ प्रॉफिट में दिखा रहा है, अप्रत्याशित तौर पे मुनाफा दिखा रहा है। ऐसी कंपनी नहीं चुननी है। हमें देखना है जो ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, और ऐसे कंपनियां बहुत हैं। तो पहला आपको डिफेंसिव स्टॉक चुनना है, डिफेंसिव स्टॉक के साथ साथ ऑल वेदर प्रूफ स्टॉक चुनने हैं, और तीसरा आपने उस कंपनी के बैलेंस शीट को देख करके, प्रॉफिट एंड लॉस को देख करके, और वो बहुत आसान है। आप अगर BSEindia.com या NSEindia.com पे जाएंगे, उस कंपनी के बारे में लिखेंगे, तो उसके कई सालों का प्रॉफिटेबिलिटी, कई सालों का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपके सामने आ जाता है। आपने वो देखना है कि किस तरीके का इंक्रीज है, एक ग्रेजुअल वे में इंक्रीज हो रहा है या बहुत ही तेजी से इसका आगे कुछ बढ़ रहा है, उससे आपने बचना है। कहते हैं ना, फूंक फूंक के खाना चाहिए। तो प्रॉफिट को भी जानने में हमको फूंक फूंक के देखना चाहिए कि क्या ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, उस कंपनी को हमें चुनना चाहिए। ये 2-3 चीजें हैं जो शेयर बाजार की कंपनियों के लिए, शेयर बाजार में कंपनियों को चुनने में आपकी मदद कर सकता है। सर डिफेंसिव स्टॉक्स हो गए, जैसे कि जो मेडिसिन और इन सब के हो गए,
ठीक है। ड्रग्स की जो हम और लोग, ऑल हाँ, या एफएमसीजी भी हम कहते हैं जिसको। या ऑल वेदर स्टॉक्स में सर कैसे स्टॉक्स आते हैं? ऑल वेदर स्टॉक्स में भी नॉर्मली जैसे एफएमसीजी के स्टॉक्स आ जाते हैं, आईटी के स्टॉक जो है वो ऑल वेदर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी पेंडेमिक के दौरान भी जो है कई दूसरे सेक्टर में हमने गिरावट देखी, लेकिन आईटी एक ऐसा सेक्टर था जहां पर हमने देखा काफी बढ़त हुई। तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो काफी हद तक ऑल वेदर हम इसको स्टॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी जो है इसमें बहुत ज्यादा गिरावट की आशंका नहीं होती है। ये चूंकि इनोवेशन होता रहता है, समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी अपने आप को बदलती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो इसीलिए आईटी स्टॉक्स जो होते हैं, आईटी कंपनी जो होती है, उनको हम लोग ऑल वेदर स्टॉक्स में भी शामिल करते हैं। ओके, तो सर यंगस्टर्स को आईपीओ के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। और आईपीओ में एक या दो लॉट का जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो है, जो अभी यस के सर। समय में 10 से 15 हजार रुपए का लगभग बनता है, वो बिल्कुल हाँ। लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आप ऐसी कंपनी को चुने जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल सही। स्टार्टअप कंपनी में आपके लिए पैसा लगाने का ये सही समय नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हम अमुक स्टार्टअप कंपनी में या न्यू एज कंपनी में आप लगा रहे हैं, वो शायद थोड़ा सा रिस्की होगा। लेकिन एक जो जमी जमाई कंपनी है, उसका अगर आईपीओ या एफपीओ आ रहा है, तो वहां पर एक लॉट या दो लॉट के लिए अप्लाई करना, और वो बहुत ज्यादा बड़ी रकम आपके लिए नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर, आज इस पॉडकास्ट से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इस बात से बिल्कुल श्योर हूं कि जितनी भी जो भी हमारी ऑडियंस होगी उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज जो ये टिप्स हैं ये कहीं ऑनलाइन वीडियोस पे नहीं मिलती हैं और कोई बताता नहीं है जिस तरीके से और जिस आपने इतने सिंपल वे से समझाया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। और जाते जाते जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज इस पॉडकास्ट पे? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट द बडी बुलेटिन? देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी के साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे और फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में बहुत कमजोर हैं। नंबर बताते हैं कि 1/3 जो हमारी पॉपुलेशन है वो फाइनेंशियली लिटरेट है। तो जब हम 2/3 की जो बात करते हैं, और जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि 18 to 35 का जो एज ब्रैकेट है, और 65% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 35 ईयर्स के नीचे का है, उनके लिए अगर हम आपके पॉडकास्ट के जरिए कुछ बात कह पाए और उनके लिए अगर हम मदद कर पाए, तो मुझे लगता है कि मेरा आना सार्थक हुआ। और ऐसे जो आप कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रेजवर्दी है। और मुझे लगता है कि जो भी इस पॉडकास्ट से जुड़े हैं, उनको आपकी बातचीत सुनने के बाद, और जो भी अगर मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाया आपके लिए, उससे उनको मदद मिलेगी। तो मुझे बहुत मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर, एंड थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस एज वेल। आपने पूरा पॉडकास्ट सुना, जरूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमें खुशी होगी अगर आप इस पॉडकास्ट के बाद से फाइनेंशियली लिटरेट बन पाए और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कुछ कदम बढ़ा पाए। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे हर संडे को।